आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि त्योंगंग स्पेस स्टेशन क्या है एंड चाइना अंडर अ न्यू एक्सपेरिमेंट माइस को भेजना चाहता है ऑन द टीएसएस। सेकंड आपका है हम डिस्कस करेंगे कि ट्राई एक्सरसाइजेस जो है सर्विसेज को लेकर वो क्या है, त्रिशूल एक्सरसाइज, अलॉन्ग विद दैट रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो असम के जो वेटलैंड्स हैं वो स्पेसिफिकली रामसर साइट का टैग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड अंडर व्हाट क्राइटेरिया। तो ले विदाउट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये आपकी डील करता है विद द हिल काउंसिल एंड द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रिगार्डिंग दैट एंड किस तरीके से जो करंटली स्टेटहुड की डिमांड चल रही है विदाउट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो किस तरीके से यहाँ पर हैम्पर हो सकती है। आईसीएमआर यहाँ पर निपा वायरस वैक्सीन को लेकर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। क्या है वो चीजें, उन चीज को डिस्कस करेंगे। परमानेंट स्टेट वाटर कमीशन कर्नाटका यहाँ पर ले डाउन करना चाहता है, सेट डाउन करना चाहता है एंड क्या तरीके से वो प्लानिंग यहाँ पर करना चाहते हैं, कितने मेंबर्स होंगे, वो चीजें डिस्कस करेंगे। और साइंस कॉन्क्लेव इंडिया में पहली बार इनॉग्रेट की जा रही है जो कि आत्मनिर्भरता यानी कि विकसित भारत 2047 का कैसे यहाँ पर प्लान बनेगा उसके बेसिस पे डिस्कशन करेंगे। और CMS 03 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है एंड रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उस चीज को डिस्कस करेंगे। पहली मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऐप जो कि केरला ने डेवलप की है एंड वो इन पिक्चर भी आ जाएगी, इंप्लीमेंटेशन फेज में भी आ जाएगी, किस तरीके से वो हेल्पफुल हो सकती है उस चीज को डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गैदर करेंगे। टू बिगिन विद, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस, 3 नवंबर 2025 करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू अलॉन्ग विद दैट जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो सब के सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपकी न्यूज जो है वो चाइना सेंड्स इट्स यूथफुल एस्ट्रोनॉट माइस टू स्पेस स्टेशन। सो बेसिक आइडिया क्या है, त्योंगंग स्पेस स्टेशन जो है, अब आपको भी पता है कि चाइना के एक एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है जो कि अब किस लिए, यूएसए के लिए अगेंस्ट या इवन रशिया के साथ भी अगर आप कह सकते हो उनके कॉम्पिटिशन में, या स्पेसिफिकली अगर हम देखें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसके कॉम्पिटिशन में लॉन्च किया गया था, राइट। तो इनिशियली यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि जो फ्लाइट है दैट इज सेंजू 21 स्पेसशिप लेकर जाएगी अब 3 नए एस्ट्रोनॉट्स को और 2 मेल एंड 2 फीमेल माइस को साथ में, है ना। तो जो त्योंगंग स्पेस स्टेशन है ना उसके जो सेंजू अगर आप देखोगे स्पेसशिप उसका 1st से 4th पार्ट, मतलब जो फर्स्ट 4 जो चक्कर स्पेसशिप ने यहाँ पर लगाए हैं स्पेसिफिकली जो कि सेंजू अब आप कह सकते हो कैटेगरी की हैं, वो अब अनमैन्ड थी, ठीक है। वेराज 20, अब वैसे तो इनिशियली प्लान यहाँ पे 5 to 14 तक का ही था कि ये मैन्ड मिशन होगा, ठीक है, बट आप देखोगे कि अभी 21 तक जा रहा है। तो 21 मतलब अब ऑटोमेटिकली वो मैन्ड मिशन है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि हर 6 महीने बाद जो 3 साइंटिस्ट यहाँ पर रहते हैं हमारे जो त्योंगंग स्पेस स्टेशन है वहाँ पे 6 महीने के बाद इनका आप कह सकते हो कि रोस्टर जैसे चेंज होता है ना, उसी तरीके से हर 6 महीने TSS पे रह के आओगे, उसके बाद आपकी जगह कोई 3 यहाँ पर साइंटिस्ट की जो टीम है वो रिप्लेस करेगी। अलॉन्ग विद दैट यही चीज़ें जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलती रहती हैं। तो स्पेस क्राफ्ट जो है अकॉर्डिंगली इसलिए जाते रहते हैं। तो आपका मेजर प्लान यही है कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि TSS क्या है, ठीक है, TSS के बेसिस पे ISS क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, एंड ऑल टुगेदर कि ये क्रूड मिशन जो है ऑटोमेटिकली चल रहा है एंड कैसे चाइना जो है इससे बेनिफिट भी हो सकता है ना। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। स्टेटमेंट पहली क्या कह रही है कि कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू त्योंगंग स्पेस स्टेशन। पहली स्टेटमेंट कह रही है इट लाइज इन द मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है इट वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2019। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दोनों की दोनों यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर स्पेस स्टेशन की बात करते हो ना, स्पेस स्टेशन में स्पेसिफिकली अगर हम ISS की भी बात करें या इवन इंडिया की भी बात करें, 2030 तक इंडिया अपना खुद का भी यहाँ पर चाहता है कि स्पेस स्टेशन हो, ठीक है, या इवन हम TSS की भी बात करें तो वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में अगर होगा तो उतना लेटेंसी भी ज्यादा होगा। हम पहले ये चीज को डिस्कस कर चुके हैं लेटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेटेंसी मतलब कितने ज्यादा लेट आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है भेज सकते हो। एंड ISS का मेजर आइडिया क्या है कि कम्युनिकेशन आपकी बेटर हो सके, आप अर्थ को ऑब्जर्व कर सको बेटर तरीके से, आप बेटर तरीके से चीजों को एनालाइज कर पाते हो। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो है अर्थ के प्रोसेसेस को लेकर आपकी बेटर होती है, ठीक है, एक तरह से आपका डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इवन वो बेटर चीज है ना। तो इसीलिए अगर आप मीडियम अर्थ ऑर्बिट या इवन उससे हायर एरियाज में चले जाओगे, लैग यानी कि लेटेंसी उतनी ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब बेसिक सा आइडिया कॉमन सेंस क्या कहती है हमारी कि अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट में मेजरली जैसे कि 400 किलोमीटर तक भी रख सकते हैं अगर हम अपने स्पेस स्टेशन को, तब तक आप इन्फॉर्मेशन जो है विदाउट लेटेंसी विदाउट डिले आप ले सकते हो, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे करेक्ट आंसर में फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 400 किलोमीटर के आसपास आप देखोगे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ऊपर 400 किलोमीटर जो है वहां पर दैट इज इन द लो अर्थ ऑर्बिट जो TSS है वो सिचुएटेड है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि 2019 में आपको पता है बिल्कुल बेसिक सी बात है कि कोविड जो है वो अब चाइना में फैल चुका था, क्योंकि कोविड चाइना से शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद इंडिया तक आया 2020 के अंदर। तो फाइनली इन द ईयर ऑफ 2021
क्योंकि चाइना बहुत जल्दी रिकवर हो गया था कोविड से। 2021 के अंदर अगर आप देखोगे TSS को लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो ऑल टुगेदर अगर आपको यहाँ पर मैं बोलूँ तो टियोंगोंग जो है चाइना का 3 मॉड्यूल स्पेस स्टेशन है। 3 मॉड्यूल कैसे कि यहाँ पर आप अगर इमेज भी देखोगे ना उसकी, तो इस तरीके से आपका वो स्पेस स्टेशन है। तो इस एक साइड पे अगर आप देखोगे फर्स्ट मॉड्यूल जो है आपका स्पेसिफिकली यहाँ पे जो लैब है जहाँ पे टेस्टिंग होती है, यहाँ पर जो है क्वार्टर्स बने हुए हैं साइंटिस्ट के, एंड ऑल टुगेदर आपका एक सेंटर वाला पोर्शन आता है, ठीक है। नाम मैं आपको यहाँ पर जानना चाहती हूँ आपसे कि वो क्या है, वैसे दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। वेंशियन एंड मेंशियन एक्सपेरिमेंट जो है, वेंशियन वाला पॉइंट जो आपका लैब के साथ है, एंड मेंशियन जो है वो वर्ड आपका क्वार्टर्स के साथ है। नाइसेस का जो मेजर यहाँ पे पोर्शन है, जो सेंट्रल पोर्शन है, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन या सेंसर्स या जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूज करके इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, सेंसर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये स्टेशन जो है टिपिकली 3 एस्ट्रोनॉट्स को होस्ट करता है एट अ टाइम फॉर 6 मंथ स्टेज। इट कैन सपोर्ट 6 एस्ट्रोनॉट्स एट अ टाइम ड्यूरिंग द क्रू हैंडओवर्स, ठीक है। जब जैसे अब क्रू हैंडओवर होगा, जैसे ये जाएगी और उसके बाद 3 वापस आ जाएंगे, 3 वहीं पर रहेंगे। तो बेसिक्स आइडिया था ये। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज शेड्यूल बिगिंस टुडे टू स्ट्रेंथन जॉइंट कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस। तो अब ये कहाँ पे होगा, ट्राई सर्विसेज हो रही हैं, ठीक है। इंडियन नेवी यहाँ पर लीड करने वाली है, जॉइंट जो ड्रिल्स है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। एंड कौन सा एरिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ पर रन ऑफ कच्छ वाले एरिया को कवर किया जाएगा, स्पेसिफिकली डेजर्ट जो है ऑफ कहाँ का, ऑफ थार डेजर्ट, यानी कि राजस्थान की जो डेजर्ट है उसको कवर करने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। अलॉन्ग विद द डेजर्ट ऑफ गुजरात, यानी कि रन ऑफ कच्छ वाला एरिया अलॉन्ग द अरेबियन सी। तो 12 दिन की ये एक्सरसाइज होगी जिसको कोऑर्डिनेट कर रही है नेवल कमांड में, कौन सी, वेस्टर्न नेवल कमांड। तो यहाँ पर बेसिक आइडिया क्या है कि इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो अब बेटर हो सके, एंड कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कॉम्बैट वाली सिचुएशन आ जाती है या मल्टीपल सिचुएशन आ जाती हैं, तो इन दैट सिचुएशन क्या करोगे आप, है ना। तो आपकी प्रिपेयर्डनेस, आपस में कोऑर्डिनेशन कितनी है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए जो ड्रिल्स है उन्हें कंडक्ट किया जाता है। तो अब नेवी के स्पेसिफिकली अगर वेस्टर्न कमांड इसे लीड कर रही है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ को भी ऐड किया इन्होंने कि एम्फीबियस लैंडिंग्स का जो आइडिया था, जहाँ पे हम बोल रहे थे कि एम्फीबियसली, क्योंकि नेवी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या काम करती है, इन द वाटर बॉडीज ही काम करती है, बट उनको एम्फीबियस आइटम्स या एम्फीबियस वेसल्स को भी यहाँ पर एक्सेस करने का आइडिया दिया जाएगा, जो कि पानी में इवन के लैंड तक उनको एक्सेसिबिलिटी दिला सके, है ना, कि कोई कॉम्बैट की सिचुएशन हो जल्दी से जल्दी जो नेवी जो है अटैक कर पाए या उसे मिटिगेट कर सके उस सिचुएशन को। इसलिए INS जलशवा, ठीक है, लैंड क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल्स, ये सबको यहाँ पर अलॉन्ग साइड द कैरियर ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, किसके साथ, एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में विद द नेवी, ठीक है। तो बेसिक आइडिया यही है कि क्या क्या चीजें होंगी। 20,000 ट्रूप सपोर्टेड बाय T-90S एंड अर्जुन टैंक्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल सिस्टम, सुखोई MKI फाइटर्स एज वेल एज फ्लीट ऑफ फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स जो हैं, दे विल टेक पार्ट इन दिस 12 days एक्सरसाइज ऑफ त्रिशूल। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग, पूर्वी प्रचंड प्रहार, पासेक्स, एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट एंड डेजर्ट हंट जो हमारी एक्सरसाइज है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंडियाज ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। 1 and 3 only, 2 only, 2 and 4 only, 3 only. Very simple question if I just revise it with you again, ठीक है। डेजर्ट हंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोल्ड स्टार्ट हमने नहीं डिस्कस की, प्रचंड प्रहार वाली एक्सरसाइज हमने डिस्कस नहीं की, पासेक्स हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको 2 and 4 के बारे में आइडिया था, ठीक है। तो 2 वाली जो एक्सरसाइज है पासेक्स में, उसमें टाइम एंड अगेन आपको यही बताती रहती हूँ। पासेक्स का मतलब क्या है कि आपको पास करते हुए कौन सी कंट्री निकल रही है, आप उसके साथ क्या करोगे, आप मिलिट्री एक्सरसाइज या इवन की नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराओगे। कोई भी पास कर रही है कंट्री, जैसे अब 2 नेवीज के शिप आपस में ओपन सीज में अगर पास कर रहे हैं, वो इंटरनेशनली यहाँ पर जाते हैं, या कोई इंडियन बेस के पास से कोई दूसरा शिप अगर निकल रहा है विद परमिशन, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे यूके का लेटेस्ट हमने देखा कि वहाँ पे पासेक्स एक्सरसाइज यूके के साथ इंडिया ने कंडक्ट कराई। तो ऐसे तरीके से कोई भी पासर बाय अगर ऐसी शिप होती है, नेवल शिप होती है, उसी तरीके से हम पैसेक एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो पैसेक एक्सरसाइज ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया एंड दूसरी किसी नेवी के साथ होगी, मल्टीपल नेशंस की पैसेक एक्सरसाइज चलती रहती है रिपीटेडली। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर कहीं ना कहीं से बन सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 के 2 ऑप्शंस थे, तो आप इस तरीके से A एंड D को एलिमिनेट कर सकते थे। तो B एंड C में से इधर कोई क्वेश्चन आ सकता था आपको कि हाँ के हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। तो डेजर्ट हंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेजर्ट
डेजर्ट हंट पे हमने यही चीज को स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि ये अब हमारे इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में, स्पेसिफिकली हम जोधपुर की जब बात कर रहे हैं, वहां पर कंडक्ट किया गया था। एंड डेजर्ट हंट के लिए एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस, इंडियन आर्मी के और मैरीटाइम कमांडोज को यूज किया गया था। ठीक है, यूज भी एज एन कि उनको यहाँ पर बोला गया था कि आप जाके ड्रिल को कंडक्ट करके आए। ठीक है, तो एक गरुड़ आप कह सकते हो स्पेशल फोर्सेस में इंडियन फोर्स पर्टिकुलरली टुगेदर स्टिमुलेटेड कॉम्बैट एनवायरनमेंट के अंदर इन द डेजर्ट एरिया स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो उनको इंक्लूड किया गया था। तो एक्सरसाइज डेजर्ट हंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो अगर आपको नहीं याद था तो आप इसको गलत कर सकते थे, बट अगर आपको पता था तो ऑल टुगेदर आप बोल सकते हो कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही बनता है। एंड पूर्वी प्रचंड प्रहार की बात करें तो हमने रिसेंटली न्यूज में मिस कर दिया, मे बी ये न्यूज़पेपर में प्रिंट भी नहीं हुआ, तो हम ऑनलाइन यहाँ पर मैंने ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके बोली कि अब अरुणाचल के मेचुका रीजन के अंदर, जो कि अब चाइना बॉर्डर के पास है अगर आप देखो, तो पूर्वी प्रचंड प्रहार जो है एक एक्सरसाइज, ट्रायलेटरल एक्सरसाइज थी, वो अब मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन अक्रॉस लैंड एयर मैरीटाइम फ्रंट्स में स्पेसिफिकली इंडियन आर्म फोर्सेस की इवॉल्विंग नेचर या इवॉल्विंग रेडीनेस को यहाँ पर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए कंडक्ट कराई गई। देन कोल्ड स्टार्ट की अगर हम बात करें वो सिर्फ और सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, अब उनके अलावा अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, डीआरडीओ एंड सिविल पार्टनर्स ये सब इंक्लूड हुए थे। ठीक है, तो ट्राई सर्विसेज यहाँ पर जो है उसमें भी इंक्लूड की गई थी। तो अब उसके अलावा अगर हम देखें एक्सरसाइज डेजर्ट हंट ऑलरेडी हमने डिस्कस यहाँ पर कर ली है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है। देन एक्सपर्ट्स जॉइन हैंड फॉर रामसर टैग फॉर वेटलैंड्स इन असम सेंचुरी। अब कोई भी एरिया जो है इसको वेटलैंड आप इजिली घोषित कर सकते हो अगर किसी भी तरह की माइग्रेटरी बर्ड्स या स्पीशीज वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, पर उसे रामसर साइट का यहाँ पर टैग दिलवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, मुश्किल, डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ यही है कि असम के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप देखो या नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर स्पेसिफिकली देखो तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 यहाँ पर रामसर साइट्स जो है वो डेजिग्नेट की गई हैं। ठीक है, उनमें से कौन सी हमारे पास, एक तो लोकतक लेक है, देन असम का जो डिपोर बील है, ये 2 अभी हमारे पास क्या है, रामसर साइट्स हैं। ठीक है, रामसर साइट क्या है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किए गए वेटलैंड्स जो कि एक स्पेशलिटी यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ स्पीशीज को केटर करते हैं ऑल टुगेदर इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंटरनेशनली उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर रामसर कन्वेंशन जो ईरान के अंदर 1971 में साइन की गई थी। ये सभी को सिंपल बेसिक सबका पता होता है। तो अब इस न्यूज के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि जो अब स्पेसिफिकली एक कौन सा एरिया है, दैट इज रोवमारी दोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जो कि 70.13 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, दैट इज लोखोवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व का एक स्पेसिफिक पार्ट है। ठीक है, उसी के अंडर ही यहाँ पर फॉल करता है, वहां पर ये वेटलैंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर को प्रोवाइड करता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो कि माइग्रेट करना चाहते हैं काजीरंगा टाइगर रिजर्व से एंड औरंग नेशनल पार्क के बीच में। तो काजीरंगा औरंग लैंडस्केप इसको भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अब स्पेसिफिकली जो स्पीशीज है वो कौन सी हैं, 2 स्पेसिफिक एरियाज के अंदर 2 वेटलैंड्स इसके अंदर ऑलरेडी हैं जो कि कवर करते हैं 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। एवरेज यहाँ पे 120 स्पीशीज रेजिडेंट ऑलरेडी जो रह रही हैं, स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, और माइग्रेटरी बर्ड्स जिसमें ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज कौन सी, नॉब बिल्ड डक, ब्लैक नेक्ड स्टॉक एंड फेरिगिनस पोकर्ड, ये यहाँ पर ऑलरेडी माइग्रेट करती हैं, कुछ यहाँ पर ऑलरेडी रह रही हैं। तो ये 6th काजीरंगा वाटर बर्ड जो सेंसस कंडक्ट कराया गया अभी रिसेंटली, उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट क्या आती है कि अराउंड 21,000 बर्ड्स ऑफ 75 स्पीशीज के टाइप के अंदर, ठीक है, 75 स्पीशीज जो है उसके अंदर 20,000 से ज़्यादा ऐसी बर्ड्स हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया था एट रोमारी बील, एंड 27,000 अप्रॉक्सीमेटली बर्ड्स ऑफ 88 स्पीशीज जो है वो डोंडुआ बील के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, चाहे माइग्रेटरी हो या इवन की वहां पर रहती भी हो। तो अगर आप नॉब बिल्ड डक की बात करो या ब्लैक नेक्ड स्टॉक की बात करो और फेरिगिनस पोकर्ड की बात करो तो ये स्पेसिफिकली क्या है, वाटर बर्ड्स हैं। एंड मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ वो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी कि वाटर बर्ड्स का नाम क्यों यूज किया है मैंने। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, सिंपल क्वेश्चन है बट आपको पता होना बहुत जरूरी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर वेटलैंड टू बी कंसिडर्ड एज अ रामसर साइट। ठीक है, कि इंटरनेशनली एक्चुअली में अगर आपको किसी वेटलैंड को रामसर साइट में लेकर आना है तो आपको क्राइटेरिया तो पता होना चाहिए ना, एंड ये क्राइटेरिया आई डू नॉट थिंक कि आपको कोई जनरली कोई बताता है। तो क्वेश्चन के बेसिस पर डिस्कस करते हैं कि इट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव रेयर और अ यूनिक एग्जांपल ऑफ नेचुरल और रियर नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप फाउंड विद इन इट्स एप्रोप्रिएट बायोजियोग्राफिक रीजन। सेकेंड है कि इट रेगुलरली सपोर्ट्स 80,000 और मोर वाटर बर्ड्स। थर्ड, इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और
species of water bird. ठीक है, it supports plants and or animal species at a critical stage in their life cycles और provides refuge during adverse conditions. तो कौन सी बेसिस पे आपको लगता है कि यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, वाटर बर्ड्स तो होने चाहिए बट उनका जो नंबर है ना वो 80,000 नहीं होना चाहिए. दैट इज मिनिमम 20,000 वाटर बर्ड की स्पीशीज जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए. एंड व्हाई आई मेंशन वाटर बर्ड्स, क्योंकि अगर आप सेंसस के अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पर चेक कर रहे हो, दैट इज काजीरंगा वाटर बर्ड सेंसस जो कि 6th कंडक्ट कराया गया रिसेंटली, उसके अकॉर्डिंगली इन दोनों रीजन के अंदर 20,000 प्लस जो बर्ड स्पीशीज है, एक में 75 स्पीशीज के अकॉर्डिंगली 20,000 से ज्यादा बर्ड्स पाई गई हैं एंड 88 स्पीशीज में दूसरे रीजन के अंदर 26,000 से थोड़ी सी ऊपर बर्ड्स, वाटर बर्ड्स पाई गई हैं. ठीक है, तो ऑल टुगेदर वाटर बर्ड्स का जो क्राइटेरिया है वेटलैंड्स को लेकर ऑल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब यहाँ पर आप देख लेना कि 8 या 9 क्राइटेरियाज हैं, उन्हीं 9 क्राइटेरियाज में से ना ये ग्रुप स्कोर देख लेना. ठीक है, ये ग्रुपिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्रुपिंग के अलावा अगर आप देखो तो ये 9 के 9 क्राइटेरियाज का एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए. रटने आसान है वैसे, सिंपल है, कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे 1% का दिया हुआ है, कहाँ पे 20% दिया हुआ है. तो बाकी सारे जो है 2 या 3 पॉइंटर्स के अंदर आपको डाटा दिया गया है, बाकी सारे सिंपल यहाँ पे पॉइंटर्स है. ठीक है, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. देन बारिंग एमपी, ले नाउ हैज नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो लद्दाख के अंदर टाइम एंड अगेन हम देख रहे हैं स्टेटहुड को लेकर इशू चल रहा है. लास्ट हमने यही डिस्कस किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि अगर आप 6 शेड्यूल के अंदर एंटर करना चाहते हो उस चीज को हम डायरेक्टली यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते. बट चलो फिर भी आप देखो कि जो कि एपेक्स बॉडीज हैं, एपेक्स बॉडीज के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किसकी, ले एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन दोनों को यहाँ पर बोला था कि आप अपने पॉइंटर्स जो चाहते हो, जो जो चीजों को लेकर इंक्लूजन आप चाहते हो कि स्टेटहुड अगर आपको ग्रांट होती है तो किन किन बेसिस पे होनी चाहिए, पॉइंटर्स हमें बना के दो. नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी, जिसका डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस की थी, तब तक आप एक ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करके रख लीजिए. उसके बाद जो होगा वो सिचुएशन अकॉर्डिंगली आपकी जो क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या चीजें जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं, वो अब प्रोवाइड कर दी जाएंगी. ठीक है, उसी के बेसिस पे स्टेटहुड देनी है नहीं देनी है वो डिसाइड अभी होना है. बट अब यहाँ पे जो न्यूज आपकी यही कह रही है कि एमपी लद्दाख से फिलहाल अगर आप देखोगे सिर्फ एक है. ठीक है, एमपी तो है ही है, बट उसके अलावा अगर आप देखोगे कि हमारे नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी, नॉर्मल अगर हमारा कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट या कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती है, वहां पे एक सिर्फ और सिर्फ एमपी का होना जरूरी नहीं है, लोकल बॉडीज ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि लोकल बॉडीज में, क्योंकि अब ले वाला रीजन जो है लद्दाख के अंदर ऑल टुगेदर, वो अब ले वाला, इवन कि कारगिल वाला रीजन भी जो था, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली अगर हम ले रीजन की बात करते हैं जो कि आपका ये डार्क ब्लू के अंदर है. ठीक है, तो ये ले वाला रीजन जो है इसके अंदर अंडर अ स्पेसिफिक हिल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉन्च हुआ था, एक यहाँ पर क्या है, लोकल बॉडी को बना दिया गया था. ठीक है, तो वो लोकल बॉडी का यहाँ पर हमारे पास क्या नाम है, हिल काउंसिल हम उसे बोलते हैं. लद्दाख की या ले की आप बोल सकते हो हिल काउंसिल से बोलते हैं, जो कि अब एक इलेक्टेड बॉडी है. ठीक है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बॉडी है. ठीक है, कैसे, अगर आप देखोगे कि अब 9 मेंबर्स यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि बीजेपी के, सॉरी कांग्रेस से आए, 15 मेंबर्स बीजेपी के जो जीते थे लास्ट इलेक्शंस में, जो कि 2020 के अंदर कंडक्ट हुए थे. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टोटल 9 प्लस अब आप देखो 15 कितने हो गए, 24 के बाद यहाँ पर जो देखोगे कि हमारे पास और मेंबर्स जो हैं वो भी अब नॉमिनेट किए जाते हैं एलजी के द्वारा. ठीक है, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स को ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे मिलाकर ये नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर्स को मिक्स करके जो ये अब रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल जो है वो बनी है. ठीक है, तो अब 30 इलेक्शन जो है मेंबर्स के LAH हिल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको बोलते हैं लद्दाख की, वो अब लास्ट 2020 के अंदर हुए थे. 15 सीट्स कांग्रेस ने जीती, 9 सीट्स कांग्रेस ने, 15 सीट जो है वो बीजेपी ने जीती थी. 4 काउंसलर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा. ठीक है, तो 24 प्लस अगर आप देखोगे 4 तो 30 मेंबर्स टोटल इसका पार्ट होते हैं. ठीक है, 30 मेंबर्स के बाद अगर आप देखोगे 2020 के अंदर इलेक्शन हुए, 25 के अंदर यानी कि 31 अक्टूबर के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें इलेक्शन अभी हो नहीं पाए. क्यों? क्योंकि एक तो स्टेटहुड की डिमांड को लेकर जो सिचुएशन है वो खराब है. ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है ऐसी सिचुएशन के अंदर. तो अभी वहां से अगर आपको सेंटर से डायरेक्शन यही आई है कि दोबारा से अभी ना इतने फंड्स है ना ऐसी सिचुएशन है कि इलेक्शन हो पाए. तो अभी एक ही बार इलेक्शन होगा जब आपको स्टेटहुड के जितने भी पॉइंटर्स है वो डिक्लेयर हो जाते हैं. तो एज अ रिजल्ट अब क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एमपी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अब जो लोकल बॉडीज है स्पेसिफिकली ले के अंदर, अब आप देखोगे कि जैसे ही ले को अलग कर दिया गया तो ले के अंदर आप मल्टीपल तरीके से, सिर्फ और सिर्फ इनिशियली क्या थी, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ही थी. 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी थी हमारे पास, कारगिल और ले.
ठीक है, लद्दाख के अंदर। अब फर्दर धीरे धीरे करके 5 और डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि टोटल ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स लेके अंदर या लद्दाख के अंदर ऑल टुगेदर वो हैं अब। ठीक है, कौन सी है अब हमारे पास? दैट इज हमारी कारगिल है, ठीक है, द्रास वाला रीजन है, ज़ांस्कार है, शाम, ले, चटगंग एंड देन नुब्रा। ये 7 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स ऑल टुगेदर अब हमारे पास ले में, लद्दाख के अंदर हो चुकी हैं। लद्दाख के अंदर स्पेसिफिकली ले वाले रीजन के अंदर आप हिल डेवलपमेंट काउंसिल की जब बात करते हैं, उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं होगा। सो अब यहाँ पर उनकी डिमांड क्या है ऑल टुगेदर, अगर हम देखें स्टेटहुड को लेकर लद्दाख वाले रीजन की, कि वो चाहते हैं कि इसके 6 शेड्यूल का यानी कि ट्राइबल स्टेटस उनको मिल पाए, तो वो ऑटोनॉमस बॉडीज को भी सेटअप कर पाएंगे, यानी कि ग्राम सभा को भी वहाँ पर ज्यादा पावर होगी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन विच आई एम डूइंग। ठीक है, तो उसके अलावा वो चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस उनको यहाँ पर वापस से दिया जा सके। तो स्पेशल स्टेटस के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जब हम बात करते हैं, उनकी तरफ से यही यहाँ पर जो आई है इशू भी क्या, उन्होंने ये बोला कि स्पेशल स्टेटस अगर आप चाहते हो तो आर्टिकल 371 के अंडर हम आपको दे सकते हैं। लोकल बॉडी जो है कि इलेक्शन के टाइम की अगर हम बात करें, लोकल बॉडी में अभी तक यहाँ पर कोई भी पावर में नहीं है, री इलेक्शन का कोई पॉइंट नजर में नहीं आ रहा आते हुए। तो अब क्या हो रहा है कि जो लोकल लोग जिनको प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो काउंसलर के पास जाके इजीली चीजों को सॉर्ट आउट करा सकते थे, अब वो एमपी के ऑफिस में जाकर यहाँ पर 100 किलोमीटर्स अवे, जिनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, बट उनको ट्रैवल करके अपनी दुख तकलीफ जो है वो बतानी पड़ेगी। एंड ये जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर 1 से 1.5 करोड़ के बीच का जो आप कह सकते हो कि पैसा या जो फंड है वो प्रोवाइड भी किया जाता था काउंसलर को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया अराउंड, या जिनके वो काउंसलर थे उस एरिया के 1.5 करोड़ के डेवलपमेंट के लिए पैसा उनको दिया जाता था, जो अगेन अब यहाँ पर नहीं होगा, तो डेवलपमेंट ले के अंदर काइंड ऑफ रुक जाएगी। तो ये आपकी न्यूज कहती है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हिल काउंसिल वाज फर्स्ट फ्रक्टिफाइड इन ले डिस्ट्रिक्ट इन 1995। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर possesses the rank and powers of a cabinet minister. Which of the statement above is or are correct? Correct answer is option number C. दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। सबसे पहले अगर हम हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं, तो हिल डेवलपमेंट एरियाज के अंदर अगर आप देखोगे, आपकी एनसीईआरटी वाला रीजन जो है वो स्पेसिफिकली ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है वो कवर करता है किस किस एरिया को। हिल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने यहाँ पर कवर किया था भरमौर वाला रीजन। एक केस स्टडी आपको एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, प्लीज गो थ्रू दैट। आपको हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में भी इजीली चीजें समझ में आएंगी। तो लद्दाख को लेकर यहाँ पर उन्होंने बोला कि ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है यहाँ पर बनाई गई थी, कारगिल के अंदर भी, लद्दाख के अंदर भी। लद्दाख में ले के अंदर 1995 में, जहाँ पे दार्जिलिंग हिल डेवलपमेंट काउंसिल जब सक्सेसफुली प्रोजेक्ट चल गया, उसके बाद यहाँ पर ले के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया, धीरे धीरे करके इसको कारगिल में भी इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर ऑफ 2003। ठीक है, तो अब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात कर रहे हैं, काउंसिल नॉर्म के अकॉर्डिंगली जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, जिनको 1.5 करोड़ का फंड दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट, वो पावर ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट होल्ड करते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं, ठीक है, उनके अलावा जो बाकी काउंसलर्स हैं, रैंक उनका क्या होता है, स्टेटस होता है फॉर डेप्यूटी मिनिस्टर इन अ स्टेट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली डेप्यूटी कमिश्नर जो है उनको चीफ एग्जीक्यूटिव कमिश्नर का रैंक दिया जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन आईसीएमआर सीक्स पार्टनर्स टू डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट निपा वायरस। तो निपा वायरस क्या है? एक जूनोटिक डिजीज है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन के बीच में जनरली स्प्रेड हुई है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इसकी कंटामिनेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल के कॉन्टैक्ट की वजह से आती है, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे चीजों को भी। ठीक है, तो निपा वायरस को लेकर अभी जो आईसीएमआर है, दे आर प्लानिंग कि हम ऐसी मोनोक्लोनिक जो एंटीबॉडीज हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं, उनको हम डेवलप करना शुरू करें, जो कि इंडिजिनसली प्रूव्ड हो। ठीक है, इंडिजिनसली बनाई गई हो, क्योंकि अभी हमारे वेस्टर्न जो या इंटरनेशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है फॉर निपा वायरस। एंड प्लस फेटालिटी रेट की जब हम बात करें, 40 to 75% केसेस जो हैं उनके अंदर डेथ्स या फेटालिटीज देखी गई हैं। तो उस चीज को कम करने के लिए, मोर्टालिटी रेट को कम करने के लिए, यहाँ पर सरकार या इवन के आईसीएमआर चाहती है कि हम खुद से ही जो इंडिजिनसली डिपेंडेंट या इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबॉडीज को हम बना सके, ताकि हम एट द अर्ली स्टेज अगर देखें निपा वायरस के कोई हमारे पास आता है तो उनको इजिली रिलीफ मिल सकता है। एंड कोई लेटर स्टेज पे आए तो एटलीस्ट उनका मोर्टालिटी के चांसेस जो है वो कम किए जा सकते हैं। या इवन कि अगर आप देखो फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, जिनके कंटामिनेशन, जो कि पेशेंट्स जो कि निपा वायरस से यहाँ पर ग्रस्त हैं, उनके कंटामिनेशन में जब वो आते हैं, तो इन दैट सिचुएशन जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी कुछ तरीके से जो रिलीफ है वो मिल सके, इसीलिए वो चाहते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कहता है? निपा वायरस इज अ स्वाइन बोर्न जूनोटिक डिजीज। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर सोर्स्ड फ्रॉम मल्टीपल बी सेल क्लोन्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम।
ठीक है। निपा वायरस जो है वो एक्चुअली में हमारे पास बैट्स से आया है, बैट से स्प्रेड हुआ है। बट जब हम स्वाइन की बात करते हैं तो यही जो वायरस है वो बैट्स के थ्रू या इवन की बैट्स की जो फीसीज एंड यूरिन के थ्रू स्वाइन के अंदर जा सकता है, जिनके इंटेस्टाइन में ये एग्जिस्ट करता है, एंड थ्रू दैट मीट इन एनी केस, या उन्हीं के फीसिस की वजह से या ऐसी कंटामिनेटेड प्लेस की वजह से ह्यूमंस में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो एक तरह से अगर आप देखोगे स्वाइन को तो वो एक तरह से क्या है, कैरियर की तरह काम कर रहा है, बट ये बैट से जूनोटिक डिजीज या जूनोटिक वायरस जो है वो ह्यूमंस के अंदर आता है जनरल केसेस में। दूसरी स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर सोर्स्ड फ्रॉम मल्टीपल बी सेल्स क्लोन्स। तो अब देखो यहाँ पे वर्ड ही मोनोक्लोनल वर्ड यूज किया जा रहा है ना। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक सिंगल क्लोन ऑफ एंटीबॉडीज के थ्रू हम क्या करेंगे, अब एक एंटीबॉडी जो कि आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करेगी एंड एक तरह से एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। तो मल्टीपल बी सेल के क्लोन तो हमें नहीं चाहिए होंगे, हमें सिंगल यहाँ पर सेल चाहिए होगा क्लोन। ठीक है, बी सेल का। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो मोनोक्लोनल वर्ड ऑल टुगेदर उसका मतलब यही है कि इसकी जो सोर्सिंग है वो एक सिंगल बी सेल से की गई है, यानी कि एक सिंगल बी सेल का क्लोन बनाया जाएगा, उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड उसके थ्रू बी सेल्स का काम क्या है कि वो आपके सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन देते हैं एंड वो स्टोर करके रखते हैं। टी सेल्स फर्दर आपका काम करते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का, तो मतलब आपकी मेमोरी के अंदर सारा का सारा काम यहाँ पर हो रहा है। तो एक स्पेसिफिक चीज को यानी कि एक मोनोक्लोन, एक सिंगल क्लोन बनाया जाएगा बी सेल का, जिसके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा, आपकी जो वैक्सीन है वो काम करेगी। तो निपा वायरस जो है कंटेजियस है, डेडली है, जूनोटिक डिजीज है, एनिमल से प्राइमरली, अगर हम देखें फ्रूट बैट से। तो अगर ह्यूमन से एनिमल से ह्यूमन के बीच में अगर आपकी इंटरेक्शन होती है तो इन दैट केस कैरियर वाला सिचुएशन मैंने आपको बता दिया, स्वाइन वाला, या डायरेक्टली अगर आप यूरिन एंड फीसिस के कंटामिनेशन में आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं ऑफ अ बैट। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन के अंदर अगर आप देखोगे कि क्लोज कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडीली फ्लूइड्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, बर्ड्स वगैरह के अगर आप थ्रू आ जाते हैं, ब्लड वगैरह के थ्रू आते हैं, तो आपको ये कंटामिनेशन हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड से, यानी कि फूड्स और ड्रिंक्स, जिसमें मैंने आपको बोला कि इवन के स्वाइन की जैसे कई बार मीट कंज्यूम करता है कोई, तो इस वजह से भी अब ह्यूमंस के अंदर वो एंटर हो सकता है। मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसकी अब डेवलपमेंट ऑफ सच एंटीबॉडीज या इवन की अ वैक्सीन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। देन आपको यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज के बीच में डिफरेंस एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, गो थ्रू इट वंस। कर्नाटका प्लानिंग टू एस्टैब्लिश परमानेंट स्टेट वाटर कमीशन। तो अब इनके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर एक परमानेंट वाटर बॉडी कमीशन जो है या वाटर कमीशन जो है वो किस तरीके की बात करेगा। एक तो वहां पर एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है, एक्सपर्ट्स के साथ साथ अब क्या होगा, एक बेटर प्लानिंग वाला सिचुएशन होगा। तो देयर मेजर आइडिया इज कि ऐसे एक्सपर्ट्स का हम ग्रुप बना सके जिनसे हम सलाह ले सके कि स्टेट जो है किस तरीके से वाटर को मैनेज करें, एंड स्पेसिफिकली कावेरी रिवर की जो वाटर है वो किस तरीके से मैनेज किया जा सके। ठीक है, ताकि किसान उसको कितने लिमिट पे यूज कर सके या इवन सरकार जो है उसको कंजम्पशन पर्पस पे कितना अलाउ कर सके, एंड फार्मर्स के ऊपर तो बार लगेगा ही, कितने अमाउंट से ज्यादा पानी आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि कावेरी रिवर के अंदर पानी जो है वो भी लिमिटेड है। ठीक है, तो एक तरह से ये लेजिस्लेशन या एक अमेंडमेंट या इवन की बिल इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जितने भी डिस्प्यूट्स विद इन द स्टेट ऑफ, आप देखोगे कर्नाटका अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक स्टेट वाटर कमीशन बना रहे हैं, ताकि फार्मर्स के बीच में या इवन की कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए अगर पास होता है पानी, तो उनके बीच का अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है या सरकार या फार्मर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है पानी को लेकर, तो ये स्टेट वाटर कमीशन बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट्स हैंडल करेगी ऐसी सिचुएशंस को, साथ में पॉलिसीज को फ्रेम करने में सरकार को विद रिस्पेक्ट टू वाटर हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको अब यहाँ पर बनाए जाने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट जो है एक बिल टेबल करने वाली है। तो अब इसका और यहाँ पर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स क्या होगा कि 15 टेक्निकल एक्सपर्ट्स, यहाँ से 10 से 15 टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट से। ठीक है, या आप कहोगे कि हमारे जो फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है, वाटर रिसोर्सेज को लेकर एंड फार्मर्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। एंड मेजर आइडिया यही है कि नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए बैंगलोर को कावेरी से पानी कितना, किस बेसिस पे क्या प्लानिंग होगी पहुंचाने का, तो नेक्स्ट 50 ईयर्स का ये जो लेआउट है या प्लान है वो भी ये स्टेट वाटर कमीशन रखेगा, बनाएगा एंड उसके बेसिस पे ही काम किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपकी बेसिक सी न्यूज़ थी। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या आपने कभी स्टेट वाटर कमीशन की बात सुनी है? नहीं सुनी है हमने स्टेट वाटर कमीशन, हम तो सेंट्रल वाटर कमीशन की यहाँ पे बात सोचते हैं। तो स्टेट वाटर कमीशन के बेसिस पे डायरेक्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर में आती है हमारा शेड्यूल 7, यानी कि हमारी जो अब लिस्ट है,
ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन है, दैट इज कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि एंट्री 17 जो है स्टेट लिस्ट की, वो स्टेट की को लेजिस्लेटिव पावर देती है कि वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट्स, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर होगी या नहीं, ठीक है। एंट्री 56 जो यूनियन लिस्ट की है वो ग्रांट करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को पावर कि वो रेगुलेट करे, डेवलप करे इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज को, जब एक पब्लिक इंटरेस्ट वहां पर दिखा दिया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब सिंस यहाँ पर हमारे पास स्टेट वाटर कमीशन का पहला ऐसा कुछ चीज सामने आई है, हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी बन जाता है। तो मैंने लाइक आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कहीं पे स्टेट वाटर कमीशन की तो बात नहीं की गई है डायरेक्टली, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेसिफिकली वाटर को लेकर तो रूल्स वही बना रहे हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर दे दिया गया है ना कुछ तो राइट, कि सिंस आपकी स्टेट के अंदर वो वाटर बॉडी एग्जिस्ट करती है, तो इसी वजह से अब एंट्री 17 जो है स्टेट लिस्ट की, ठीक है, वो यही चीज बोलती है कि लेजिस्लेटिव पावर आपको दे दी कि पानी जरूर आपके रीजन के अंदर है, तो उसको सप्लाई कैसे मैनेज करना है। जैसे हम SYL का इशू बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, सतलुज यमुना लिंक की बात करते हैं, तो सतलुज जो है प्राइमरीली पहले पंजाब में है, ठीक है। अब उसी से हरियाणा के अंदर पानी कैसे रेगुलेट होगा, वो पंजाब का कंट्रोल उसके ऊपर ज्यादा है, ठीक है। ऑल्दो इसी वजह से क्योंकि ये एंट्री 17 जो है स्टेट लिस्ट के काम में आती है कि पावर या कैसे है, एक तरह से हेल्प मिल रही है कि वाटर की सप्लाई विद इन द स्टेट कैसे मैनेज होगी। तो तभी ये डिस्प्यूट अगर अराइज होता है, ये तो चलो इंटरस्टेट डिस्प्यूट है, बट सपोज वही एक रिवर जो है एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर, जैसे कि कर्नाटका के अंदर एग्जिस्ट करती है अगर, तो वो सप्लाई जो अगर कर्नाटका के अंदर है वो किस तरीके से मैनेज की जानी चाहिए अमंग द फार्मर्स, अमंग ड्रिंकिंग पर्पसेज एंड अदर पर्पसेज जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो इसी तरीके से एंट्री 56 जो है यूनियन लिस्ट की, वो भी यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी वाटर बॉडी या रिवर की डेवलपमेंट की या वैलीज की डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो पिक्चर में आता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है 56 एंड 17, प्लीज एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। देन PM टू लॉन्च 1 लाख करोड़ फंड एट साइंस कॉन्क्लेव टुडे। साइंस कॉन्क्लेव हो कहाँ रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज किया गया है तो कहीं पे जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? एस्टिक, दैट इज इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव। अभी क्या है, फ्लैगशिप स्कीम है जहां पे साइंस एंड डेवलपमेंट, जिसमें इसरो भी पार्ट होगा, यानी कि PMO के डिपार्टमेंट्स भी पार्ट होंगे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की यहाँ पे बात हो रही है। अब जो नए नए बच्चे हैं अगर वो इनोवेशन लेकर भी आना चाहते हैं, बच्चे भी एज एन के कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, उनका आइडिया क्या है, पार्टिसिपेंट जो फ्रॉम ऑल ओवर द सेक्टर्स वो इसका पार्ट बनेंगे एंड मेक इन इंडिया, विकसित भारत के अंडर ये हमारा पार्ट बनेगा। तो 1 लाख करोड़ का फंड जो है सरकार ने किस चीज के लिए? प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D के लिए, प्रमोशन के लिए ईस्टिक को लॉन्च किया है। अब आपको मैंने शायद एक न्यूज़ यहाँ पर बताई थी जहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला था कि इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, नो डाउट इन दैट। प्रोडक्शन सेंटर में हम आगे हैं, सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया वेयर इन लैग कहाँ करता है? R&D सेक्टर के अंदर। वेयर इन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एटलीस्ट 3% ऑफ द GDP हमें R&D में लगानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि R&D, आप चाइना का मॉडल ले लो या इवन अमेरिका की अगर आप बात करो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट भी वो खींचता है, इनोवेशन भी आती है, ठीक है। तो वो 3% का जो GDP यहाँ पर लगाने की बात अभी इनिशियली बहुत ज्यादा हो जाती है, धीरे धीरे करके इसको 10% तक लेकर जाना बहुत जरूरी है अगर आप R&D के बेसिस पे आगे कुछ बड़ा बनाना चाहते हो या आप विकसित भारत की जब हम बात करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो उसी के लिए अगर आप देखो कितनी जल्दी क्विकली यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या ईस्टिक को लॉन्च कर दिया गया, 1 लाख करोड़ के लिए फंडिंग भी उसे प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बेसिस पे क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर, या आप इसको फीचर भी बोल सकते हो, ऑफ ईस्टिक। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, सिंपल सी चीज है ये। एडवांसिंग डिस्कशंस, एंगेजिंग एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर लीडर्स, फॉस्टरिंग कोलैबोरेशंस, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू। एडवांसिंग डिस्कशंस जो हैं कोर ऑब्जेक्टिव्स या फीचर्स की बात कर रहे हैं, एंगेजिंग एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर लीडर्स, फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड सेलिब्रेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो अब इन सभी को यहाँ पर डेवलप करने के लिए, साइंस के लिए या इवन R&D के प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसरो लॉन्चेस एडवांस GSAT-7R, इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। GSAT-7R या CMS-03, ये तीनों सेम ही सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। इसको लॉन्च करने के लिए लॉन्च हमारा जो व्हीकल था LMV-3 था, ठीक है। जब हम देखते हैं LMV-3 जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि 3 स्टेज, मैंने शॉर्ट भी बनाया था इस पे, 3 स्टेज हमारा जो ये लॉन्च व्हीकल है, जिसमें अगर आप देखोगे कि क्रायोजेनिक इंजन इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड पेलोड कैपेसिटी अगर हम देखें तो 4000 kgs की है हमारे जो TPP के अंदर,
बट अगर आप देखोगे कि थोड़े से हायर रीजन में, इवन कि उससे थोड़ा सा लोअर रीजन के अंदर, मेजरली अगर आप देखो ऑल टुगेदर हमारी जो इसकी पेलोड कैपेसिटी है वो 8000 kgs की है। एंड जो CMS-03 या जिसको आप बोल रहे हो GSAT-7R, उसकी कैपेसिटी देखोगे तो 4400 kg है, जिसको इसको TRR में ड्रॉप करना था। ठीक है, तो अब यह आप कह सकते हो कि TRR के अंदर इसको ड्रॉप करने के बाद ऑल टुगेदर क्या हो रहा है, फिर ये खुद से ही जो अब CMS-03 है इनके अंदर एक प्रोपल्शन सिस्टम इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जिससे ये अब खुद से ही सिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस जो हमारी ऑर्बिट है उसमें चली जाएगी। एंड स्पेसिफिकली इसका यूजेज जो है वो डिफेंस पर्पसेस के लिए लिया गया है। डिफेंस पर्पसेस के अलावा अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशन रीजन के लिए इसको स्पेसिफिकली यूज किया जाएगा। तो आपका बेसिक्स ये न्यूज यहाँ पर यही कहते हैं, ये रिपीटेशन ही है ऑलरेडी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी चीज है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग सैटेलाइट्स chronologically as per their date of launch, Proba 3, NVS-02 and EOS-08. Choose the correct answer. और ये सारी की सारी अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ से ही लॉन्च हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया ने लॉन्च नहीं किया, इंडिया की तरफ से ही लॉन्च हुई हैं, बस वो न्यूज़ में इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं तो जनरली हम नहीं ध्यान देते उसके ऊपर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब जो सबसे लेट यहाँ पर हुई है वो सबसे एंड में आएगी, सबसे पहले जो लॉन्च हुई है यानी कि 2024 या 23 वाला डेटा होगा सबसे पहले आएगा। तो EOS-08 जो है आपकी लॉन्च हुई थी 16 अगस्त 2024 को, फॉलोड बाय आपकी प्रोबा 3 December 5, 2024 के अंदर, फॉलोड बाय आपका हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पर देन NVS-02। ठीक है, फिर NVS-02 आपको यहाँ पर दिख रही है जो कि अब जनवरी 29, 2025 को लॉन्च हुई। ठीक है, तो ये इसरो की ही साइट से मैंने इवन की जो ये स्क्रीनशॉट है वो लिया है। तो आपको ये 3 टेबल के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि ऑर्बिट टाइप क्या है या एप्लीकेशन बेसिस पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देन केरला टू पायलट कंट्रीज फर्स्ट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऐप। तो अब ट्रांसपोर्ट ऐप के बेसिस पे अगर आप देखोगे कि मेट्रो हो गया हमारे पास, या हमारी ट्रेन हो गई, या हमारा बस सिस्टम हो गया, या हमारी ऊबर सिस्टम हो गया, ऊबर के लिए भी स्पेसिफिकली स्टेट की खुद से जो लॉन्च की गई ऊबर है, इन सभी को अंडर अ सिंगल प्लेटफॉर्म आप लेकर आकर एक ऐप बना रहे हो, तो वो अब पहली बार इंडिया के अंदर किया गया। इवन यूके के अंदर, यूएस के अंदर ही बहुत ज़्यादा कॉमन है, इवन दुबई जैसे रीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो अंडर अ सिंगल प्लेटफॉर्म पहली बार इंडिया में से ट्राई किया गया है। तो केरला जो है अभी पायलट प्रोजेक्ट के अंडर इसे पहली मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऐप को लॉन्च कर रही है। ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ है। तो पैसेंजर्स को यहाँ पर रिलीफ मिलेगी, किसी भी वे में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो एटलीस्ट एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उसे एक्सेस कर पाओगे। देन इंडियन वुमेन स्क्रिप्ट हिस्ट्री विन वर्ल्ड कप। ठीक है, तो अब क्या है, हमें पता है कि इंडियन वुमेन क्रिएटेड हिस्ट्री बिफोर अ पैक्ड DY पाटिल स्टेडियम हेयर ऑन संडे, विनिंग वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप डिफीटिंग साउथ अफ्रीका बाय 52 रन्स। ठीक है, तब क्वेश्चन मेरा आपके पास यही है कि क्या पहली बार इंडिया ने विमेन वर्ल्ड कप जीता है इन क्रिकेट, या इज इट द सेकंड और थर्ड टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा आपसे यहाँ पर है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आप मुझे प्लीज आंसर करना। अब हम अगर देखें तो 2026-2027 के फाउंडेशन बैचेस आपके पास अवेलेबल हैं फॉर जनरल स्टडीज एज वेल एज फॉर यू कैन से ऑप्शनल्स। ठीक है, तो आपकी जो बैचेस है उसकी इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। UPPCS का बैच जो है आपकी क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं, एंड यहाँ पे आपका क्या क्या कवर हो रहा है, आपका GS तो कवर हो ही रहा है, प्लस आपकी जो UPGK है वो भी कवर हो रही है, प्लस आपका जो एस्से वाला पोर्शन है, इंग्लिश एस्से वाला पोर्शन मेंस के अंदर, वो भी कवर हो रहा है। तो ऑल टुगेदर आपका प्री एंड मेंस की तैयारी इन 3 चीज़ों की तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो गई, और एट अ प्राइस ऑफ ₹19,999। एंड अगर आप कोड यूज़ करते हो न्यूज़ तो स्पेसिफिकली आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर आप कॉल करेंगे सेल्स टीम को, आप ये कोड अगर यूज़ करते हैं, इवन वेबसाइट पे भी डायरेक्टली अगर परचेज करते हैं, अप्लाई करते हैं, 15% कोड अक्रॉस ऑल द कोर्सेज ऑफ स्लीपी क्लासेस, ये 15% कोड जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, नॉट ओनली फॉर UPPSC एंड अदर ऑल्सो जो हमारे बैचेज हैं या कोर्सेज है उसके अंदर भी ये जो कोड है वो वैलिड रहेगा। तो कोई भी डाउट होता है अगर आज के न्यूज़ के अंदर, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके कि आपको क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम कल की क्लास में जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करेंगे। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।